हेलो फ्रेंड्स, इंडिया इन्वेस्टिंग मेंटर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक और कंपनी को। हमने पहले बैंक ऑफ इंडिया के शेयर्स को एनालाइज किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल की वीडियोस में जाके देख सकते हैं। आज हम इसी तरह से एक और जो कंपनी है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के नाम से, उसको एनालाइज करेंगे। और जैसे मैंने बैंक ऑफ इंडिया के लिए बताया था कि मेरी ओपिनियन में मुझे लग रहा था कि वो कंपनी काफ़ी अंडर वैल्यूड है, काफ़ी अट्रैक्टिव है करंट प्राइस पे, वैसे ही इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस भी मुझे काफ़ी अंडर वैल्यूड और अट्रैक्टिव लग रही है करंट प्राइस पे। और इससे पहले कि हम स्टार्ट करें डिटेल्स में जाएं, मैं पहले ही बता देना चाहता हूं कि मैं यहाँ कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, किसी तरह की ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट आपको एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। अगर आप ट्रेड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं किसी भी कंपनी में तो अपनी मर्जी से चेक करके पूरा उसकी जांच पड़ताल करके कीजिए, और अगर हो सके तो किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र में से कनेक्ट ज़रूर कीजिए, ताकि वो आपको सारे रिस्क जो हैं समझा दें और तभी अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। मैं यहाँ पे किसी भी तरह की जो आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस, बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरा ओपिनियन है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरा अपना एनालिसिस है और नॉलेज के लिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। डिस्क्लेमर एक ये है कि मेरे पास इस कंपनी के शेयर्स हैं, तो क्योंकि मेरे पास शेयर्स हैं, मैंने इस कंपनी को एनालाइज किया था, तो मैं अपना जस्ट एनालिसिस आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, ताकि अगर कोई और इस कंपनी के बारे में ज़्यादा जानना चाहता है तो उसको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा, एक हेल्प मिल जाएगी और एक रीइंफोर्स हो जाता है कि अगर आप भी सेम लाइन्स पे सोच रहे हैं तो आपको रीइंफोर्समेंट मिल जाएगी मेरी बातों से। और अगर आप कोई पॉइंट जो है नहीं कंसिडर कर रहे थे जो मैंने एनालाइज कर रखा है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। तो अब यहाँ डिटेल्स में हम इसकी चलते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी बताया है कि पहले वैल्यूएशन की बात करते हैं, तो वैल्यूएशन किसी भी कंपनी की दो चीज़ों से पता चल जाती है हमें, मोर और लेस। वो होती है प्राइस टू अर्निंग्स रेशो और प्राइस टू बुक रेशो। तो प्राइस टू अर्निंग रेशो आप यहाँ देख सकते हैं, इसकी 4.76 है, जो सिर्फ 10 से कम नहीं है। नॉर्मली 10 से कम को अंडर वैल्यूड माना जाता है, मतलब अंडर एक्सपेंसिव माना जाता है कि वो महंगे तो नहीं है शेयर्स। यहाँ तो 5 से भी कम है। तो P2E को अगर हम कंसिडर करते हैं तो डेफिनेटली ये स्टॉक जो है ये अंडर वैल्यूड कैटेगरी में आने लग जाएगा। और उसको रीइंफोर्स करने के लिए हम इसके जो पीयर्स हैं, जो इसी सेक्टर में और कंपनीज हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पीई जो है 18, 7, 14, 26, 6, 25, 16, मतलब सबका पीई जो है वो इस कंपनी के पीई से ज़्यादा है। और ऐसा क्यों है वो भी मैं समझाऊंगा, बट यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग में डेफिनेटली ये कंपनी सबको पीछे छोड़ती है, सबसे चीप है इस वक्त। दूसरा आते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू पे, तो यहाँ पे तो मतलब मेरे ख्याल से कोई कंपनी आसपास भी नहीं आ पाएगी, क्योंकि 114 का जो है इस कंपनी का शेयर प्राइस है और 368 का बुक वैल्यू है। तो बुक वैल्यू मतलब इतनी ज़्यादा है, डबल से भी ज़्यादा है कंपनी के शेयर प्राइस पे, इनफैक्ट 3 टाइम्स से भी ज़्यादा है। तो ऐसी बुक वैल्यू आपको प्राइस टू बुक वैल्यू मोस्टली देखने को मिलती नहीं है। इसका बेसिकली मतलब क्या है कि कंपनी की जो अपनी रिजर्व्स हैं, जो कंपनी की अपनी इक्विटी है, वो कंपनी के शेयर प्राइस से 3 गुना ज़्यादा है। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं, आप पे करोगे एक शेयर के लिए 114 रुपीज़, पर आपको 369 रुपीज़ की जो इक्विटी है वो आपको रिटर्न में मिल रही है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा हाई इक्विटी होती है, बुक वैल्यू इसकी बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है। और ये दोनों पैरामीटर्स अगर कंबाइन हो जाए, नॉर्मली अगर आप किसी अंडर वैल्यूड कंपनी को भी देखोगे तो ये दोनों चीज़ें नहीं मिलती। अगर पी लो होता है तो बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक जो है वो हाई होती है, या अगर प्राइस टू बुक अच्छा होता है तो पी जो होती है वो हाई होती है। ये एक रेयर कॉम्बिनेशन है जहाँ के दोनों चीज़ें बहुत ही फेवरेबल हैं। पी भी बहुत कम है और प्राइस टू बुक वैल्यू भी लेस देन 1 है, इनफैक्ट लेस देन 0.333 है, 1/3 से भी कम है। तो इन दोनों पैरामीटर्स की बेसिस पे एंड अलोंग विद द फैक्ट के अगर हम इसके पीयर्स को देखें, जो और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं उनको अगर हम स्टडी करें, तो उनका पी रेशो जो है इससे ज़्यादा है। और अगर आप बुक वैल्यू भी चेक करेंगे तो इससे कम आपको नहीं मिलेगी। तो ये वैल्यूएशन के बारे में हमने बात कर ली। इसके अलावा अब नेक्स्ट चीज़ जो हमें देखनी है, जो किसी भी, मैंने पहले भी बताया था, बैंक हो या एनबीएफसी हो, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर वो बन जाता है, और वो होता है हमारा एनपीए। तो एनपीए का नंबर जो है वो इनका रिड्यूस होता जा रहा है और एनपीएस इनके काफ़ी पहले से नीचे आ गए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि नेट एनपीए जो है वो लेटेस्ट क्वार्टर में इनका 1.9% पे आ चुका है। तो ये एग्जैक्ट फिगर जो होती है इसको देखना भी ज़रूरी होता है, पर साथ में आपको एक ट्रेंड देखना चाहिए कि कहीं बढ़ तो नहीं रहा। अगर ये नंबर 3-4% के पास चला जाए तो वो प्रॉब्लमेटिक होता है। जब तक ये 2% से नीचे, 3% से नीचे है तो दिस इज़ फाइन। उसके अलावा अगर इस कंपनी का हम डेट टू इक्विटी यहाँ पे देखते हैं तो ये सिर्फ 3.02 है। कल मैंने जब बैंक ऑफ इंडिया का पहले वीडियो आपके साथ शेयर किया था
तो उसमें आपने एक चीज़ देखी होगी कि वहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशो 12 से भी ऊपर था। तो जब 12 का डेट टू इक्विटी रेशो होता है ना, तो 1% का एनपीए भी बहुत बड़ी बात करता है। पर यहाँ पे आप देख रहे हो कि डेट टू इक्विटी उतना ज़्यादा है ही नहीं। इनके पास अपनी इक्विटी बहुत ज़्यादा है और जो लोन्स ये दे रहे हैं रिलेटिवली लेवरेज ज़रूर है कंपनी पर, उतनी हाई लेवरेज नहीं है जो नॉर्मली बाकी एनबीएफसीज लेवरेज रहती हैं। तो उस वजह से ये जो यहाँ पे एनपीए परसेंटेज इनकी है ये बिल्कुल भी प्रॉब्लमैटिक नहीं है, ये बिल्कुल इनकी एक हेल्दी परसेंटेज है और ये एक रिडक्शन वाले ट्रेंड में है। यानी ये पहले ही अगर देखें क्वार्टर टू क्वार्टर मेंटेन थी, पिछले क्वार्टर में थोड़ी सी बढ़ी थी और वो फिर रिड्यूस होकर 1.9% पे ये ले आए हैं। और अगर इस कंपनी के आप अर्निंग्स कॉल को ध्यान से सुनेंगे तो उन्होंने 2,500 करोड़ की जो रिकवरी है एनपीए की, यानी जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थी वो उन्होंने अभी करी है और 2,500 करोड़ बाय 2024 उनका प्लान है और पैसे रिकवर करने का। यानी एनपीए पे एक स्पेसिफिक फोकस है कंपनी के मैनेजमेंट का और एनपीए को नीचे लाने के लिए ट्रेमेंडस एफर्ट लगाई जा रही है। तो अभी तक हमने 2 पैरामीटर स्टडी कर लिए, हमने इसका एनपीए देख लिया और साथ ही साथ हमने यहाँ पे इस कंपनी की वैल्यूएशन को देख लिया। अब हम आते हैं तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ पे कि इस स्टॉक में लिक्विडिटी है कि नहीं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि मंथली अगर हम डेटा देखते हैं कि 30 दिन में डेली एवरेज वॉल्यूम क्या था, तो वो 94 लाख शेयर्स का है। तो यहाँ पे काफ़ी तगड़ा ट्रेडिंग वॉल्यूम है, मतलब लिक्विडिटी की स्टॉक में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप कभी बेचना चाहते हो, खरीदना चाहते हो, तो उसमें स्लिपेज की वजह से आपको नुकसान नहीं होने वाला है। तो लिक्विडिटी ज़बरदस्त है यहाँ पे। और इसके बाद अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस जो है इसकी अगर हम चार्ट को देखते हैं तो चार्ट में मैंने जैसे पहले भी बताया था, कभी भी अगर आप किसी भी कंपनी के चार्ट पे इस पूरे 10 साल के चार्ट में मैं देख सकता हूँ कि कंपनी जो है इसने एक बड़ा सारा पीक बनाया था 1400 पे और अब यहाँ से ये 90% नीचे ट्रेड कर रही है अराउंड 114 रुपीज़ पे। और अगर देखें तो ये अपने तकरीबन बॉटम पे ही ट्रेड कर रही है। इससे लो प्राइस इसका जो आई थिंक लोएस्ट 90 टू 93 रुपीज़ पे गया है, तो उसके काफ़ी पास ट्रेड कर रही है और अब इसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है ऊपर वापस आने का। वो क्यों है वो हमें देखना है, फाइनेंशियल्स इंप्रूव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे वो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो वापस चलते हैं, चार्ट को हमने देख लिया। अगर हम इसके फाइनेंशियल्स की तरफ चलते हैं तो ये इसका ईयरली पी&एल स्टेटमेंट है और आप यहाँ देख सकते हैं कि रेवेन्यूज़ जो हैं वो बढ़ रहे हैं। बीच में रेवेन्यूज़ काफ़ी ज़्यादा थे यहाँ पे और वो फिर गिरे, पर अब रेवेन्यूज़ यहाँ 8,700 पे है। तो आपको लगेगा रेवेन्यूज़ गिर रहे हैं, क्यों गिर रहे हैं ये मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, क्योंकि इस कंपनी ने अपना जो मॉडल है ना उसको चेंज किया है। तो ये मैं समझाऊंगा क्यों रेवेन्यूज़ जो हैं घट रहे हैं। इंटरेस्ट अगर आप देखें वो भी घट रहा है। तो रेवेन्यू, इंटरेस्ट, एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ों को जब हम फैक्टर इन करते हैं, अगर आप फाइनेंसिंग प्रॉफिट को यहाँ पे देखें तो वो 1683 करोड़ आ गया। तो डेफिनेटली फाइनेंसिंग प्रॉफिट में एक यहाँ पे रिडक्शन है जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस भी नीचे आया। पर अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है कि मैं इस कंपनी को लेके पॉजिटिव क्यों हूँ, क्योंकि ये कंपनी अब पुराने जो मॉडल पे काम नहीं कर रही है। इन्होंने एक नया मॉडल अडॉप्ट किया जिसको ये बोल रहे हैं एसेट लाइट मॉडल। ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में काफ़ी पॉपुलर है। और एसेट लाइट मॉडल में होता क्या है कि अगर आप नॉर्मली किसी एनबीएफसी की बात करें जो हाउसिंग फाइनेंस में है, तो वो घर बनाने के लिए लोगों को लोन देते हैं। जब कोई कंपनी घर बनाने के लिए लोन देती है तो उसको पैसा रेज करना पड़ता है। तो ये पैसा मोस्टली जो कंपनीज होती हैं वो अपना लगाती हैं। तो ये लोन मतलब डिपॉजिट्स तो ले नहीं सकती एनबीएफसीज, उनको अलाउड नहीं होता। जैसे बैंक में डिपॉजिट होता है वो लेना इनको अलाउड नहीं होता। तो इन्होंने नॉर्मली जो होता है एनसीडीज यानी कि नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स नोट्स इन्होंने इशू किए होते हैं, जिसकी बेसिस पे इन्होंने पैसा रेज किया होता है और उस पैसे को ये आगे लोन में देते हैं। और हाउसिंग लोन से जो इनके रिटर्न्स आते हैं वो जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, जो डिफरेंस है जितने पे इन्होंने लोगों से पैसा उठाया और जितने परसेंट पे इन्होंने आगे लोन दिया, वो जो डिफरेंस है वो इनकी कमाई होती है। तो इस मॉडल में 2 प्रॉब्लम्स होती हैं कि अगर आप कंपनी की लोन बुक देखोगे तो जितनी बड़ी लोन बुक होती है, यानी कंपनी अगर 2.5 लाख करोड़ की लोन बुक रख रही है, जितना ज़्यादा अमाउंट उनकी बैलेंस शीट पे होगा उतना ही ज़्यादा वो बड़ी कंपनी बनेगी। तो उसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि अगर लोन्स पे डिफ़ॉल्ट होने लग जाए तो रिस्क पूरे का पूरा कंपनी के पास होता है। और ये कंपनीज जो अपना पैसा रेज करती हैं पूरा तरीके से, ये नॉर्मली हाईली लेवरेज होती हैं। इनकी लेवरेज जो होगी 12, 13, 14, 15 तक हो सकती है। पर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने अपना ये जो फॉर्मेट था इसको चेंज किया है। तो अब ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने जो अपनी एक्सपर्टीज़ है कि इनके छोटे छोटे शहरों में, गाँव में, सब जगह इनकी प्रेजेंस है, इन्होंने बेसिकली ये करा कि लोन एक्वायर करने के लिए, कस्टमर को एक्वायर करने के लिए फ्रंट एंड का काम हम करेंगे और जो एक्चुअल पैसा होगा, सपोज कीजिए कि 25 लाख का लोन ले रहा है, तो 25 लाख के लोन में से नॉर्मल कंपनीज 25 का 25 लोन जो है वो खुद दे देती हैं। ये कंपनी क्या करती है कि 25 लाख के लोन में से
20% जो लोन होगा, यानी कि 5 लाख का ये खुद अपने पैसे से देंगे, और 20 लाख का जो लोन यानी 80% जो लोन होगा, उन्होंने ये टाई अप किया हुआ है बैंक्स के साथ कि डिफरेंट बैंक्स के साथ हमने टाई अप कर रखा है और वो पैसा बैंक्स का लगेगा। तो बैंक्स को क्या फ़ायदा हो जाता है कि उनको कस्टमर एक्वायर करने के लिए गली गली में, गांव में, छोटे छोटे शहरों में जाके ब्रांच खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इंडिया बुल्स का जो ब्रांड है वो कस्टमर्स को ड्राइव करता है अपनी तरफ। दे कैन फोकस ऑन फ्रंट एंडिंग, एंड पीछे से जो पैसा यूज हो रहा है वो बैंक्स का यूज हो रहा है। अब आप कहेंगे इसमें इंडिया बुल्स का फायदा क्या है, तो इसमें इंडिया बुल्स का फायदा 2 तरीके से होता है। नंबर 1, इनकी बुक्स पे जो एसेट्स हैं, जो लाइबिलिटीज हैं, वो कम रहती हैं। मतलब एसेट्स नहीं कहना चाहिए मुझे, लाइबिलिटीज कहना चाहिए, कम रहती हैं। क्योंकि सपोज कीजिए कि ये 25 लाख का लोन एक्चुअली सैंक्शन कर रहे हैं, उसमें से सिर्फ 5 लाख इनको देना है ना, तो बाकी का पैसा जो है वो तो बैंक दे रहा है। तो दे कैन हैव मोर कस्टमर्स, दे कैन इशू मोर लोन्स, और उसमें जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है। आप कभी भी अगर 10 कस्टमर्स के साथ सिर्फ डील कर रहे हैं तो आपका हाई रिस्क होता है, पर अगर आप 10,000 कस्टमर्स के साथ डील कर रहे हैं तो रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि 10 के 10,000 आपको पैसा वापस नहीं करेंगे, उसका काफ़ी कम चांस होता है। 10 कस्टमर्स में हो सकता है 2-3 वापस ना दे, तो 30% आपके लोन्स जो हैं वो एनपीएस में चले जाएंगे। तो अब यहाँ पे जैसे ही आप ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ 20% जो लोन है वो आप देंगे, 80% दूसरे बैंक्स का पैसा लगा होगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो डीलिंग है, आपके पास अगर सेम 50,000 करोड़ सपोजिंग है जो आप लोन्स में दे रहे हो, अब वही 50,000 करोड़ 5 गुना लोगों में डिवाइड होंगे, क्योंकि पहले पूरा लोन आप ही दे रहे थे, अब आप सिर्फ 20% लोन दे रहे हो, तो 5 गुना लोगों में वो पैसा डिवाइड होगा। इसका मतलब आपका जो पोर्टफोलियो है वो ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो जाता है। दूसरा, क्योंकि यहाँ बैंक्स इन्वॉल्व है तो बैंक्स भी अपनी ड्यू डिलिजेंस करेंगे, तो इन्होंने अपना एक आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है जहां बैंक्स के साथ ये प्रोसेस ऑटोमेट हो जाए कि जैसे ही कोई लोन के लिए आता है तो इनको दोबारा दोबारा मतलब मैनुअल परमिशन पेपर वर्क ना करना पड़े। ऑनलाइन सिस्टम सीमलेसली जो है बैंक की अगर फॉर्मेलिटीज़ जो उनकी कंडीशन है उनको मीट करता है, तो ऑनलाइन इनको इलेक्ट्रॉनिकली जो है इंटरनेट के थ्रू अप्रूवल आ जाए, तो वो इन्होंने एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी है, वो इनका काम अभी चल रहा है। तो उससे होगा क्या, जो बैंक की गाइडलाइंस हैं वो भी चेक हो जाएंगी। यानी कल को अगर सपोज कीजिए कि इंडिया बुल्स जो है वो कुछ चेक्स करता है लोन देने से पहले, और बैंक जो है कुछ एडिशनल चेक्स लेके आता है, तो बैंक का अप्रूवल तो आएगा नहीं ना जब तक वो चेक्स कंप्लीट नहीं होते। तो यहाँ दूसरा फायदा इनको ये हो जाता है कि जो इनकी क्वालिटी है चेक्स की वो इम्प्रूव हो जाती है, बिकॉज आप सिर्फ अपने चेक्स पे डिपेंड नहीं कर रहे, जो बैंक्स के स्टैंडर्ड चेक्स हैं वो भी अब पिक्चर में आएंगे। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है कि क्योंकि बैंक्स के लिए ये फ्रंट एंडिंग का काम कर रहे हैं, कस्टमर एक्वायर करने का काम कर रहे हैं, तो ये पूरा जो लोन है उस पर 3% की एक फी चार्ज करेंगे। वो 3% की फीस इनको मिलती रहेगी। तो आप समझ सकते हैं कि इनका एसेट लाइट मॉडल हो गया। एसेट लाइट मॉडल की वजह से कल अगर कोविड जैसी सिचुएशन दोबारा से आ जाती है, या लोग लोन्स नहीं रीपे कर पाते, रिसेशन है, कुछ भी रीज़न है, इनका जो पैसा है, इनका जो खतरा है वो इन्होंने रिड्यूस कर लिया, क्योंकि इनका जो बल्क ऑफ द लोन है वो बैंक्स के पास है, इनका जो पोर्टफोलियो है वो ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, और उसके अलावा इन्होंने एक काइंड ऑफ जिसको कहते हैं ना फ्रेंचाइजी इनकम के, हर लोन हम जब सैंक्शन करेंगे उस पर 3% हमें फीस बैंक से मिलती रहेगी। क्योंकि बैंक को क्या फ़ायदा है कि उनको जगह जगह नई ब्रांच खोलने की ज़रूरत नहीं है, उनको नए कस्टमर को एक्वायर करने के लिए जो कॉस्ट होती है, एम्प्लॉयज़ को बिठाना, ब्रांच को एक्टिव रखना, वो करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो सारा काम यहाँ से होता रहेगा। और बैक एंड पे ये एक जो आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होता है ऐसी चीज़ के लिए कि सीमलेसली अप्रूवल्स होते रहें और टाइम ना वेस्ट हो, ताकि कोई अगर लोन लेने जा रहा है तो ये नहीं कि आज उसने एप्लीकेशन दी, 10 दिन तक पेपर वर्क चल रहा है, वो इनकी कंपनी से बैंक को जा रहा है, बैंक से फिर वापस मैन्युअली आ रहा है, वो सब अवॉइड करने के लिए ये उसको इलेक्ट्रॉनिकली भी इंटीग्रेट कर रहे हैं। ऑलरेडी इंटीग्रेशन हो चुकी है, इन प्रोग्रेस भी है। तो ये एक बहुत ही अच्छा मॉडल इन्होंने अब अडॉप्ट किया है, विच इज़ कॉल्ड एसेट लाइट मॉडल। और एसेट लाइट मॉडल में सबसे पहले क्या होगा कि इनकी जो ओवरऑल आपको रेवेन्यूज दिखेंगी वो कम हो जाएंगी। क्यों? बिकॉज अभी दे आर ओनली गोइंग टू इशू 20% ऑफ द लोन्स। तो लोन बुक का जो साइज होता है वो इनका रिड्यूस होता है। मेन चीज़ जो हमें देखनी चाहिए वो देखनी चाहिए रिजर्व्स। अब आप यहाँ पे रिजर्व्स और बोरोइंग्स को ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपको सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि 2013 में जब ये कंपनी ऑपरेट कर रही थी, इनकी अपनी जो इक्विटी थी वो थी 5,000 करोड़, और रफली 31,000 करोड़ इनकी जो थी बोरोइंग्स थी। यानी अगर मैं प्राइस डेट टू इक्विटी की बात करूं तो डेट 6 गुना था इक्विटी से, राइट? डेट टू इक्विटी 6 था। अब हम 4-5 साल आगे बढ़ते हैं, जब इनका हाईएस्ट रेवेन्यू था, मेरे ख्याल से हाईएस्ट रेवेन्यू इन्होंने जो करा है वो 2019, तो 18-19 के फिगर्स को अब हम चेक करते हैं। 18-19 में देखें अगर आप, तो 14,000 करोड़ इनका अपना इक्विटी था और 1,11,000 करोड़ डेट था। यानी अब आप डेट टू इक्विटी देख सकते हो कि 8 तक पहुंच गया, राइट? यहाँ पे 8 तक पहुंच गया।
ये नॉर्मल एनबीएफसीज का डेट टू इक्विटी होता है, जो मैं पहले बता रहा था, जिनका एसेट लाइट मॉडल नहीं रहता, क्योंकि वो पूरा पैसा जो लोन में देते हैं वो खुद फंड करते हैं, तो उनको वो बोरो करना पड़ेगा पहले कहीं ना कहीं से, और वो बोरोइंग्स में से आगे वो लोन्स इशू करते हैं। पर अब इस कंपनी ने, आपको लगेगा कि इन्होंने अपनी इक्विटी को मतलब अपने रेवेन्यू को कम किया है। रेवेन्यू इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो शेयर होल्डर्स की वैल्यू होती है किसी कंपनी में, वो तो इक्विटी या रिजर्व से आती है ना। आपको रेवेन्यू मैटर उतना नहीं करना चाहिए, बिकॉज जब तक आपकी शेयर होल्डर की इक्विटी बढ़ रही है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे इक्विटी देखिए इंक्रीज हो रही है और डेट कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। यानी एज अ ओनर ऑफ द कंपनी, जब मैं शेयर्स खरीद रहा हूँ तो मैं इस कंपनी का एक पार्शियल ओनर बन रहा हूँ, छोटा सा ओनर बन रहा हूँ। तो जब मैं इस कंपनी का एक छोटा सा ओनर बनता हूँ, मैं क्या चाहूंगा कि मेरी कंपनी में मेरी जो हिस्सेदारी है, जो मेरी इक्विटी है, वो बढ़ती जाए, जो यहाँ पे हो रही है, और जो कर्जा है कंपनी पे, यानी जो पैसा इस कंपनी को दूसरों को देना है, वो घटता जाए। तो वो यहाँ पे कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ इनका मेजर फोकस जो रहा है, वो इस लोन बुक को, जो बोरोइंग्स है, इसको रिड्यूस करने में रहा है अभी तक ये कंपनी, इनके जो गाइडलाइंस हैं, दे अप्रोक्सीमेटली वांट के 45-50,000 करोड़ पे इनकी लोन बुक आके रुक जाए, जो अब तकरीबन ये पहुंच गए हैं। मेरे ख्याल से 1 या 2 क्वार्टर या मे बी 1 साल तक ये और लोन बुक को रिड्यूस करेंगे। उसके बाद जितनी लोन बुक है उसको कंटिन्यू किया जाएगा, यानी कर्जा कम नहीं किया जाएगा, पर जो प्रॉफिट्स आएंगे उनको और लोन्स देने के लिए इशू किया जाएगा, या फिर डिविडेंड्स में पे आउट किया जाएगा। तो अभी डिविडेंड्स बंद है, पर मेरे को जो फीलिंग है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कि कुछ टाइम में डिविडेंड स्टार्ट हो जाने चाहिए। कंपनी हाईली प्रॉफिटेबल पाथ पे है, और यहाँ मेन फोकस जो लोग छोड़ देते हैं ना, वो ये कि कंपनी ने अपनी बोरोइंग्स को मैसिव तरीके से डिक्रीज किया। आप सोचिए 5 साल के अंदर 1,11,000 करोड़ से जो अर्निंग्स हैं, बोरोइंग्स हैं, उनको हाफ से भी नीचे लाया जा चुका है। और बोरोइंग्स कोई कंपनी जब इतना कम कर लेती है और फिर भी वो अपनी इक्विटी मेंटेन करी है, इन्होंने अपनी इक्विटी को दे के बोरोइंग्स को कम नहीं किया है। नॉर्मली जो अपनी कैश रिजर्व्स होती हैं कंपनीज, वो खत्म कर देती हैं अपना बोरोइंग को हटाने के लिए। यहाँ ऐसा नहीं हुआ है, इक्विटी इंक्रीज होती रही है और आपकी बोरोइंग्स जो हैं वो रिड्यूस होती रही हैं। तो ये इनका एसेट लाइट मॉडल है। और एसेट लाइट मॉडल में आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए कि बैंक्स जो हैं वो तो लोन्स देना चाहेंगे ही चाहेंगे, तो वो चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स इशू हो। बैंक्स के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। बैंक्स को एक एडवांटेज होता है एनबीएफसीज के केस में, कि बैंक्स जो करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट के डिपॉजिट्स हैं वो ले सकते हैं। एनबीएफसीज को लेना अलाउड नहीं होता, और करंट और सेविंग्स अकाउंट के डिपॉजिट्स पे बैंक्स जो हैं बहुत कम इंटरेस्ट पे करते हैं, 2%, 3%, 4% तक पे करते हैं। पर जब आप हाउसिंग फाइनेंस के लिए लोन देते हो तो वो आप वही 11, 12, 13% पे देते हो। तो आपका जो इंटरेस्ट मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा होता है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के डिपॉजिट्स पे, जो एनबीएफसीज को नहीं रहता है। तो ये बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स हो जाता है कि बैंक्स वो लोन्स और देना चाहेंगे और ये कंपनी अपनी फीस कमाती रहेगी। टेक्निकली भी अगर हम चार्ट को देखें, मैं पहले भी दिखा चुका हूँ कि ये चार्ट जो है 90% नीचे आ चुका है, और ये अगर आप स्टडी करोगे पीछे, तो इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग गोइंग रॉन्ग स्पेसिफिकली विद दिस कंपनी। ये इतना जो क्रैश हुआ था, ये पूरे एनबीएफसी सेक्टर में हुआ था, जब बीच में पूरा एक क्राइसिस क्रिएट हुआ था बिकॉज ऑफ वन ऑफ द कंपनीज विच आई विल नॉट नेम हेयर। बट वो आप स्टडी कर सकते हो कि एनबीएफसी में इतना क्रैश हुआ था। इस कंपनी से स्पेसिफिकली कुछ गलत नहीं हुआ था, और काफ़ी कंपनीज रिकवर कर चुकी हैं वापस। ये कंपनी अभी तक रिकवर नहीं कर पाई है, पर इनकी आई थिंक मेन जो प्रॉब्लम है, ये रिकवर नहीं कर रही है। इसकी जो एसेट लाइट मॉडल है, इसको लोग समझ नहीं पा रहे, क्योंकि इस इंडस्ट्री में नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप अपने बोरोइंग्स जितनी आपकी ज़्यादा है, जितना आप लोन दे रहे हो, उतना आपका ज़्यादा प्रॉफिट है। तो आपको जो चीज़ यहाँ पे मतलब अंडरस्टैंड करनी है वो ये कि पहले 1,11,000 करोड़ की जब इनके पास रिजर्व थी, मैं 2022 और 2023 को अगर सिर्फ कंपेयर करें, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट तकरीबन सेम आया है। पर ये तकरीबन सेम नहीं है, कंपनी की सिचुएशन इंप्रूव हुई है, क्योंकि यहाँ पे बोरोइंग्स जो हैं वो 10,000 करोड़ से ऑलमोस्ट नीचे आ चुकी हैं। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि आपने 10,000 करोड़ से अपनी बोरोइंग्स को कम कर दिया और उसके बावजूद आप सेम प्रॉफिट शो कर रहे हो, तो क्या कंपनी में एक मेजर इंप्रूवमेंट नहीं आई है? मेजर इंप्रूवमेंट है। तो आई होप ये एसेट लाइट मॉडल और इस कंपनी का एनालिसिस आपको समझ आ गया होगा। वैल्यूएशन वाइज कंपनी अच्छी वैल्यूएशन पे है, बुक वैल्यू, प्राइस टू अर्निंग रेशो आप देख सकते हैं। डिविडेंड्स इस कंपनी का काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। आई थिंक 2021 तक ये कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड दे रही थी, और फिर आरबीआई की गाइडलाइंस की वजह से इनको प्रोविजंस बनानी थी, रिजर्व्स बनानी थी, तो उन्होंने डिविडेंड देना बंद किया, कैश को प्रिजर्व किया, ताकि ये कंपनी जो है अपनी
जो रिक्वायर्ड रेशोज़ हैं, स्टैट्यूटरी रेशोज़ हैं, उनको इम्प्रूव कर सके। तो या तो हो ना कंपनी लॉस में है इसलिए डिविडेंड नहीं दे रही, तो वो कंपनी खराब होती है। जब कंपनी रिटेन कर रही है जानबूझ के पैसा ताकि वो अपनी बैलेंस शीट को इम्प्रूव कर सके, तो एज अ ओनर ऑफ द कंपनी, एज अ वेरी स्मॉल ओनर ऑफ द कंपनी, आपको खुश रहना चाहिए कि चाहे डिविडेंड नहीं मिल रहा है पर कंपनी की सिचुएशन तो इम्प्रूव हो रही है, और वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जब स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा उसमें रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये मेरा एनालिसिस है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा जजमेंट है। एंड मैंने पहले डिस्क्लेमर दिया कि मेरे पास इस कंपनी के शेयर्स भी हैं। आपको मैं किसी तरह की ट्रेडिंग या जो इन्वेस्टमेंट एडवाइस यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, ना मैं कह रहा हूँ बाय करिए या सेल करिए, बट ये मेरे इनपुट्स थे, मेरा थॉट प्रोसेस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और इसको शेयर ज़रूर करिए। मेरे लिए काफ़ी मेहनत का काम होता है ये वीडियोस बनाना, और ये मैंने पहले भी बोला है कि ये एनालिसिस जो मैं आपको 20-25 मिनट में यहाँ बता देता हूँ, मेरे को एक्चुअली करने में कई दिन लग जाते हैं, बिकॉज फाइनेंशियल रिपोर्ट्स मल्टीपल ईयर्स की पढ़नी पड़ती हैं। ये एसेट लाइट मॉडल क्या है इसको समझना पड़ता है, कंपनी का क्या फ्यूचर पाथ है, उसके लिए आपको सारे क्वार्टरली जो उनके ट्रांसक्रिप्शन जो उनकी कॉल्स होते हैं उनको समझना पड़ता है। तो सिर्फ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, उनको समझ आना भी ज़रूरी होता है। बहुत बार चीज़ें नहीं समझ आती, उनको रिसर्च करना पड़ता है, उनको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, और ओवर एन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप किसी कंपनी के साथ या उसके बिजनेस के साथ या किसी इंडस्ट्री के साथ कंफर्टेबल होते हो। तो यहाँ मैं इस वीडियो को एंड करूँगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी कमेंट्स हैं, तो आप डेफिनेटली कमेंट्स में लिखिए, मैं रिस्पॉन्ड करूँगा, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर योर टाइम।